हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट को समझा और अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ जा रहे हैं। जनरली ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जो मिल गया वो इनकम है, यानी जो रिसिप्ट है वो इनकम है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बात सही है या नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको ये बात समझाता हूँ। देखिए, लोन टेकन, अगर हम लोन लेंगे तो क्या ये रिसिप्ट है? यस, ये रिसिप्ट है। लोन लेंगे तो पैसा आएगा, ये रिसिप्ट है। लेकिन क्या ये इनकम है? तो आई वुड से नहीं, ये इनकम नहीं है, बल्कि ये लायबिलिटी है। तो क्या आपको समझ आया कि हर जो रिसिप्ट होती है वो इनकम नहीं होती। हमने लोन लिया तो चुकाना पड़ेगा, इट्स अ लायबिलिटी। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव। पता है कि हमें मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन मिलता है। आपने पुराने वीडियोस में सुना है कि सब्सक्रिप्शन को चंदा बोलते हैं। हर बंदा जो हमारा मेंबर बनना एक्सेप्ट करता है वो हमें सब्सक्रिप्शन पे करता है, सब्सक्रिप्शन मनी पे करता है, चंदा देता है। तो क्या ये रिसिप्ट है? बिल्कुल जी, ये रिसिप्ट है। और क्या ये हमारे लिए इनकम है? बिल्कुल जी, हमारे लिए इनकम है। कि लायबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पैसा लौटाना तो है नहीं, तो ये रिसिप्ट भी है और इनकम भी है। वन मोर, सेल ऑफ फर्नीचर 20,000, बुक वैल्यू 15,000। वाओ, इन्होंने 15,000 का फर्नीचर 20,000 में बेचा, पैसा आया। तो क्या ये रिसिप्ट है? जी हाँ, बिल्कुल ये रिसिप्ट है। क्या ये इनकम है? इनकम है, लेकिन 5,000। अब आप बहुत क्लियर समझ पाएंगे, इसमें रिसिप्ट है 20,000, लेकिन जो इनकम कंपोनेंट है वो है 5,000 रुपया। ओके, इट्स वेरी सिंपल। फर्नीचर सेल करने से मिला, हाँ, तो रिसिप्ट साइड में जाएगा 20 और इनकम में जाएगा 5,000। ओके, और देखिए पेमेंट्स, हमने जैसे कई बार सोच लेते हैं कि हमने जो पे किया वो तो हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने सपोज कीजिए बुक्स परचेज की, तो क्या ये पेमेंट है? जी हाँ, ये बिल्कुल पेमेंट है। आप बुक्स परचेज करोगे तो पैसा दोगे। क्या ये एक्सपेंडिचर है? नो। किस तरह एक्सपेंडिचर नहीं है? नहीं, ये असेट है। टेक्निकली यू में से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट अभी अपन कंफ्यूजन नहीं रखते, ये आपके लिए असेट है। ये आपका एक्सपेंडिचर साइड को नहीं जाएगा। बुक्स की जो लाइफ होती है जनरली 1 साल से ज़्यादा होती है और ये असेट साइड में जाते हैं। वन मोर, न्यूज़पेपर परचेज। अब आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो आप उसका बिल पे करेंगे, तो पेमेंट तो है। जी हाँ, बिल्कुल ये पेमेंट है। क्या ये एक्सपेंडिचर है? जी हाँ, ये एक्सपेंडिचर है, क्योंकि न्यूज़पेपर की लाइफ कितना दिन होती है? 1 दिन होती है, तो ये असेट नहीं है। अब यहाँ पे पेमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस हो गया। वन मोर, फर्नीचर परचेज्ड 60,000, लाइफ 10 ईयर। तो इन्होंने फर्नीचर परचेज किया, तो उस चक्कर में क्या हुआ? पेमेंट किया। और इसकी लाइफ बताती है कि डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये लगेगा हर साल। ठीक है, 60,000 का फर्नीचर, 10 साल की लाइफ, यानी 60 डिवाइडेड बाय 10, डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,000 पर एनम। तो ये है आपका एक्सपेंडिचर। तो आपका पेमेंट कितना है? 60,000, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 6,000। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि आप एक क्लियर कट समझ रखें कि हर रिसिप्ट इनकम नहीं होती, वो लायबिलिटी हो सकती है या वो सेल ऑफ असेट हो सकती है। इसी तरह हर पेमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता, वो क्रिएशन ऑफ असेट या रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी हो सकता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये होता क्या है? देखो, लिखा है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न टू अ सर्टेन सरप्लस और डेफिसिट। दैट इज, जो एनपीओ होते हैं उनको सरप्लस हुआ है यानी बचत हुई है या डेफिसिट हुआ है, उसके लिए ये बनाते हैं। दैट इज, जानना चाहते हैं कि इनकम ज़्यादा है या खर्चा ज़्यादा है। याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा अक्रूअल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। दैट इज़, आया या गया को देखने के बजाय हम करंट ईयर की सारी आइटम्स लेते हैं। यानी इनकम चाहे मिली तो भी लेनी है, नहीं मिली तो भी लेनी है। इसी तरह एक्सपेंस भी पूरे लेने हैं, चाहे पे कर दिए और चाहे आउटस्टैंडिंग है। तो इसको हम अक्रूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कोई पूछे कि सर ये रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तो बेटा ये नॉमिनल अकाउंट है। दैट इज़, इनकम और एक्सपेंसेस पे जो बेस्ड अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इसके अंदर कोई कैपिटल आइटम नहीं आती। कैपिटल आइटम मतलब भारी भरकम आइटम जैसे फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, असेट्स, बिल्डिंग, इस तरह की नहीं आती। इसके डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंस आएंगे। जैसे अगर आप 2020-21 के अकाउंट बना रहे हो
तो उसके पूरे एक्सपेंसेस उस पीरियड के आ जाएंगे। इसी तरह इनकम साइड में पूरी इनकम उस सीज़न की आ जाएगी, ठीक है। और ये अकाउंट सेम ऐसा होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस देखा आपने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसी तरह का ये बना करता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वर्सेस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब अपन ने पहले लेक्चर्स में रिसीप्ट एंड पेमेंट देखा है और अब इनकम एक्सपेंडिचर कैसे अलग है। तो देखो नेचर में क्या है कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो एक तरह से कैश बुक की समरी है और उसका नेचर रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश एक वस्तु है, थिंग है जो आता है या जाता है, तो उसका नेचर रियल अकाउंट है। वहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है और ये P&L की तरह होता है, ऑब्जेक्टिव। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको ये बताएगा कि आपके पास एंड में कितना कैश या बैंक बैलेंस मौजूद है, ये उसके बारे में बात करेगा, जबकि ये आपको नेट रिजल्ट बताएगा कि आपको सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो है रिकॉर्डिंग। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारा कैश, सारा चेक रिकॉर्ड करेंगे, यानी जो कैश रिसिप्ट है, कैश पेमेंट है, बैंक रिसिप्ट है, बैंक पेमेंट है, वो सारा रिकॉर्ड होगा। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा वो रिकॉर्ड होगा, यानी भारी भरकम एक्सपेंडिचर नोट नहीं होगा। इसी तरह इनकम भी जो रेवेन्यू नेचर की है वो रिकॉर्ड होगी। अगर आप किसी से लोन लेंगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो आपकी इनकम नहीं है। याद रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल सारी आइटमें आती हैं और इसमें केवल रेवेन्यू आइटम्स आया करती हैं। लास्ट दो डिफरेंस और हैं। कंटेंट, इट कंटेन्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, यानी उधार का काम नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई आइटम आउटस्टैंडिंग रह गई या नॉन कैश नेचर की है तो वो नहीं आएगी। इसके अंदर कैश एज वेल एज क्रेडिट सभी तरह के ट्रांजेक्शन आएंगे। एडजस्टमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आएगा तो लिखना है, जाएगा तो लिखना है, बाकी को नहीं सोचना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको जो नहीं आया या जो नहीं मिला या जो नहीं दिया उसका भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर पे अब अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली गिवन होगा जिसमें जो पैसा आया है और जो गया है वो बताया जाएगा। अब आपको इसमें देखना है कौन सी हमारी इनकम है और कौन सी नहीं है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है। इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट नहीं बनाने जा रहे, केवल हम इनकम साइड पे फोकस करेंगे। सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस BD, कैश और बैंक। हमारे पास इतना कैश बैलेंस था, इतना बैंक बैलेंस था। याद रखिएगा ये हमारी इनकम नहीं है। इनकम के नाम पे अपन करंट ईयर इनकम लिखते हैं, ये हमारी इनकम नहीं है, ये पुराने बैलेंसेज हैं, ठीक है, तो इसको आपको नहीं लिखना। देन लिखा है टू सब्सक्रिप्शन। टू सब्सक्रिप्शन में 31,500 हमको मिला। अब टोटल हमें इतना मिला है, मैंने यहाँ पे इनकम में लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, लेकिन इसमें आपको वो लेस करना है जो लास्ट ईयर को बिलोंग करता है। इसी तरह वो भी आपको लेस करना है जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है। इसमें ये जो 1200 है ये पुराने साल के हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो है ये आपका है 17-18 का, ये है आपका 18-19 का और ये है आपका 19-20 का। यानी ये जो 1200 है ना ये प्रीवियस सीज़न का है, हमें अभी मिला है बट ये है पिछले सीज़न का, तो आप इस 1200 को लेस कर दीजिए। इसी तरह से ये 2000 जो है ये अगले सीज़न का है, जो सीज़न इसके बाद आएगा। अभी जो क्वेश्चन में चल रहा है वो है 18-19, क्वेश्चन में जो चल रहा है वो है 18-19 एंड दिस फिगर बिलोंग्स टू 19-20, तो इसे हम नहीं लेंगे। इस तरह से हम 28,300 लेंगे। तो इसीलिए बहुत सारे टीचर सीधा ये वाला फिगर ले लेते हैं, डायरेक्ट जो अपना है फिगर वो ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है बैंक इंटरेस्ट। ये 100 रुपये हमें मिला है, किसे मिला है, कहाँ लिखा है, देखो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये रिसिप्ट साइड है आपकी, ये वाली साइड। तो बैंक इंटरेस्ट हमें मिला है, ये हमारी इनकम है, तो अपन इसे इनकम साइड में लिखेंगे या कह देंगे क्रेडिट करेंगे। ये 100 हमने अर्न किया है। नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख। ये इंटरेस्ट हमें मिला है, इस कॉस्ट से हमें मतलब नहीं है, ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि उन इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू 3 लाख थी,
इंटरेस्ट हमें मिला है, ये भी हमारी इनकम है। तो इनकम में जाएंगे और वहाँ पे जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन दिस वे यहाँ पे आपका 15,000 रुपया आएगा। नेक्स्ट, टू सेल ऑफ फर्नीचर 2500। हमने फर्नीचर सेल किया, हमारे पास पैसे आया, लेकिन हमें इनकम नहीं हुई है, उल्टा लॉस हुआ है, क्योंकि 3200 का फर्नीचर हमने 2500 में सेल किया तो हमें 700 का लॉस हुआ। तो आपको यहाँ जाना है और यहाँ जाके मार्क करना है टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट, सैलरी पेमेंट, हमने सैलरी के लिए पेमेंट किया, ये एक्सपेंडिचर है। ये जो साइड बन रही है बेटा, ये एक्सपेंडिचर साइड होती है। इनकम साइड सीआर में होती है, एक्सपेंडिचर साइड डीआर में। हमने सैलरी के लिए पेमेंट किया, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। फर्दर रेंट, ये हमने रेंट पे किया है, इसमें ये रेंट अपन ने पे किया है 17-18 का और ये पे किया है 18-19 का। देखिए मैंने रेंट में लिखा 6500, लेकिन वो लेस हो जाएगा जो लास्ट ईयर का है। ये 500 जो है वो हमने पे किया है, बट वो लास्ट ईयर का है, तो इसे हम हटा देंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेंडिचर आपको लिखने हैं केवल करंट ईयर के, इनकम आपको लिखनी है करंट ईयर की। ये सबसे मेन खासियत यही होती है। नेक्स्ट, स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड में आएगा टू स्टेशनरी। हम ब्रैकेट में लिख देंगे कंज्यूम्ड। हमने ये माना है कि जितनी स्टेशनरी थी वो सारी हमने कंज्यूम कर ली। नेक्स्ट इज पोस्टेज। पोस्टेज के लिए हमने पेमेंट किया, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। हम अपने लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं कोरियर वगैरह पे, हमने 250 स्पेंड किया। मोटरसाइकिल, वेल ये मोटरसाइकिल हमारा असेट है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये भी नहीं जाएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा क्या जाएगा नहीं जाएगा। देखिए, अगर आप मोटरसाइकिल में पैसा लगाओगे तो वो पैसा लौटेगा, तो वो आपका असेट हुआ कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड में हमने पैसा लगाया वो भी हमारा असेट है, वो पैसा भी लौटेगा। इवन ये जो बाय बैलेंस सीडी है, ये बताता है कि हमारे पास कैश इतना है और बैंक बैलेंस इतना है, ये भी हमारा असेट है। तो आप क्या समझे, इनकम साइड में वो इनकम जाएगी जो करंट ईयर की होगी और जो हमें लौटानी नहीं है और जिसका रेवेन्यू नेचर है, ठीक है। आप धीरे धीरे समझेंगे, बट इनकम में जाने की पहली कंडीशन है वो करंट ईयर की होनी चाहिए, यानी पुराना कोई पैसा है अगर वो हमें मिला है तो वो हम नहीं लिखेंगे। सिमिलर वे, अगर कोई पैसा नेक्स्ट ईयर को रिलेटेड है और हमें मिला है तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह जो नेचर होना चाहिए वो रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। दैट इज़, अगर हमने फर्नीचर को बेचा और पैसा आया तो ये कोई इनकम नहीं है। हाँ, अगर उसे ज़्यादा भाव पे बेचा होता तो वो ज़रूर इनकम होती, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंडिचर के साथ भी वो करंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल पे पैसा लगाते हो तो उससे असेट क्रिएट होता है, ये एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। या ये जो पैसा बच गया है ये आपका असेट है, तो असेट्स इधर नहीं जाते। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आखिर में क्या करना, आप अपनी इनकम जोड़ेंगे 28, 15, 43,400। आपकी जो इनकम है उसका टोटल हो रहा है 43,400 और एक तरफ आप अपने एक्सपेंडिचर जोड़ना 36, 42, 43, 44,400, 44,650, 44,650। आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, देखते हैं हम। 36, 42, 43, 44,400 आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और आपकी इनकम कम हो गई। दोनों का जो गैप है वो है 1250। हमेशा जैसे इधर का टोटल है 43,400, इधर का टोटल है 44,650, पर कभी हमें पता है हम अकाउंट्स में कभी भी ऐसे मिसमैच नहीं दिखाते, बल्कि जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम कोट करते हैं कि ये क्या है।
इस डिफरेंस को कहा जाएगा डेफिसिट, और डेफिसिट को अपन कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, दैट इज हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं हमारी इनकम से। तो ये जो 1250 का गैप आप देखते हैं इसे आप कह सकते हैं डेफिसिट। ओके, आखिर में ये जोड़ आप बराबर कर देना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में से वो इनकम आप हटा देना जो पुरानी वाली है या जो अगले साल की है। इसी तरह रेंट में जितना रेंट आपने लास्ट ईयर का पे किया है, शायद हमने लास्ट ईयर का पे नहीं किया होगा, तो लास्ट ईयर का जो पे किया है उसे आप छोड़ देना। अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल है। अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आज की वीडियो में अपन बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ विवेक क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ओके, क्लब का नाम है विवेक क्लब। हमसे चाहा गया है इनकम एक्सपेंडिचर बनाए, तो हर ईयर बनते हैं तो ये ईयर बताएगा कौन से ईयर का बना रहे हैं। साथ ही साथ ये बैलेंस शीट भी चाहता है। बैलेंस शीट तो हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे, केवल इनकम एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट, ये पैसा हमारे पास आया, आज अपना पूरा डिस्कशन ही इस पे हुआ कि आया गया का हिसाब। तो ये पैसा हमारे पास आया है, ये पैसा गया है। अदर देन दिस, ये लिखा है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब आर 100 हु पेज 400 पर एनम एज सब्सक्रिप्शन। हमारे क्लब में को 100 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है और ये लोग 400 रुपये दिया करते हैं। अब देखें पूरा पैसा आया नहीं आया। ऑन 1 अप्रैल 19 यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 40,000 रुपी ऑन विच डेप्रीसिएशन वाज चार्ज एट 5% पर एनम ईच ईयर। और इसके अलावा एक डेप्रीसिएशन का इन्फॉर्मेशन दिया है। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए डेप्रीसिएशन कभी भी आपको यहाँ नहीं दिखेगा। इसके बारे में नीचे बता रखा है। अब हमें क्या करना, हमें वहाँ जाना और आराम से जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख देना। इसमें एक्सपेंडिचर का जो होता है बेटा वो होता है डीआर नेचर। तो एक्सपेंडिचर आपको लगता है तो आप उसे डीआर पे मार्क करना, और अगर ये आपको इनकम लगता है तो फिर आप उसे सीआर पे मार्क करना, ठीक है। अब आपको देखते हैं कितना समझ आया। सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस बीडी। ये टू बैलेंस बीडी क्या है, ओल्ड कैश, ओल्ड कैश बैलेंस। ये आपकी इनकम नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास 5,000 रुपया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था, ये इनकम नहीं है। सब्सक्रिप्शन 35,000 रिसीव्ड। आप कहेंगे सर सब्सक्रिप्शन लिखा है, रिसीव्ड कहाँ लिखा है? अरे बेटा अपन खड़े रिसिप्ट साइड पे हैं, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन हमें मिला। अब आप इनकम में जाओ, इनकम में जाके लिखो बाय सब्सक्रिप्शन 35,000। इसमें आप ऐड करना आउटस्टैंडिंग कि सर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। सर बाकी है वो कैसे पता? देखो भाई, हमारे 100 मेंबर हैं और हमारी रेट है 400 रुपये की, तो 40,000 रुपये होता है। दैट इज हमारा बनता तो है 40, इसमें 35K हमें मिल गया और 5K बाकी है। तो इनकम दिखाते समय आपको पूरी इनकम दिखानी है, चाहे वो मिली चाहे नहीं मिली, वेदर रियलाइज्ड वसूल हो गई तो भी और वेदर आउटस्टैंडिंग तो भी। तो यही फ़र्क आता है रिसिप्ट में और इनकम में। रिसिप्ट जो मिला और इनकम जो हमने अर्न किया। और देखिए डोनेशन मिला, डोनेशन मिला, ये हमारी इनकम है। तो आपको इनकम में जाना है, डोनेशन लिखना है, आप ब्रैकेट में जनरल मार्क कर देना, ताकि आप ये कह रहे हो कि इस डोनेशन को हमने जनरल डोनेशन माना है, ऑर्डिनरी डोनेशन माना है, और ये हमारी इनकम है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इंटरेस्ट मिला, मिला ये लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड में, तो ये हमारी इनकम है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ऑलमोस्ट वही आइटमें हैं जो आप P&L में क्रेडिट करते थे। जब आप 11th में थे तो P&L में जो आइटमें क्रेडिट करते थे ये वही आइटमें हैं। सेल ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट प्राइस 5,000, बाहर प्रिंट हो रखा है 3,000। हमने फर्नीचर को सेल किया, सेल करने से 3,000 मिले, जबकि इसकी वैल्यू 5,000 थी, तो आपको 2,000 का लॉस हो गया। तो आपको एक्सपेंडिचर साइड में जाना है और जाके लिखना है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये आपको डीआर साइड पे लिखना है कि सर बाकी 3,000 का कुछ नहीं करना, इस 5,000 का कुछ नहीं करना, वो जब अपन बैलेंस शीट लेक्चर्स में सीखेंगे तब बात करेंगे, अभी के लिए कुछ नहीं।
रेंट पेड कि सर पेड कहाँ लिखा है, ये रहा, इसको रीड करना चाहिए रेंट पेमेंट। रेंट पेमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर टू रेंट कि सर आपने तो कॉपी कर दिया। हाँ, अब रेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो जितना रेंट दिया है बस वही बहुत है। सैलरी 11 मंथ का पे किया, तो आपको यहाँ लिखना है 2 सैलरीज, इसमें पहले 22,000 लिखना है, प्लस करना है आउटस्टैंडिंग ब्रैकेट में 1M 2000। और आप ये जानते हैं इतना लड्डू एडजस्टमेंट है, 22,000 हैज़ बीन गिवन फॉर 11 मंथ, 2,000 रुपया महीना। तो मैंने कहा ना, आपने जो दे दिया है वो भी लिखना है और जो देना बाकी है वो भी लिखना है। इसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल, तो इसमें हम ये अज्यूम करेंगे कि मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया, तो मैं यहाँ DR पे जाके लिखता हूँ टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने ब्रैकेट में लिखा। जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल क्या, जैसे आप क्रिकेट के बैट बॉल मंगाओगे, नेट वगैरह मंगाओगे, तो अब क्या होता है वो बच भी जाते हैं, पर हम ये मान रहे हैं वो सारे काम में आ गए, तो 9500 कंज्यूम्ड। लास्ट लिखा है बैलेंस CD। ये बैलेंस CD बताता है कैश इन हैंड, ये आपका कैश इन हैंड है क्लोजिंग, इसका आपको कुछ नहीं करना। अगर इसका होना भी है तो बैलेंस शीट में होना है, आपको कुछ नहीं करना। मेंबर्स वाला एडजस्टमेंट मैंने बता दिया कि क्लब के मेंबर्स से आपको इनकम का आइडिया होगा, वो आपको इनकम साइड में मार्क करना है। और 1 अप्रैल के दिन हमारे पास बिल्डिंग था, बिल्डिंग 40,000 का है, इस पे 5% डेप्रीसिएशन लगाना है, तो 2,000 का डेप्रीसिएशन हो गया एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये आपको मार्क करना है 2,000 रुपी। लास्ट में क्या करोगे, आप पहले अपनी इनकम ऐड कर लेना, 40, 55, 56, तो 56,000 ये है आपका इनकम, और 2 और 11 13 और 24 37 46 47 और 49,000 है आपका एक्सपेंडिचर। रीचेक कर लेते हैं, 2 और 9 11, 11 और 24 35, 46 48 49, और आपका इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो 7,000 का जो गैप है इसको हम सरप्लस कहेंगे। 7,000 will be known as surplus and technically saying excess of income over expenditure। तो excess of income over expenditure it means surplus। ठीक है, आपको दोनों तरफ का टोटल लिख देना है 56,000। सर इस सरप्लस का क्या करना है, ये सरप्लस आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है उसके अंदर ये प्लस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। एक क्वेश्चन हो चुका है, सिंपल सा ही था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप इन वीडियोस को देखिए, अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो बिल्कुल डेफिनेटली का फ़ायदा उठाइए, पूरा देखिए। एंड साथ में मैं कहूँगा रजिस्टर के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए। मेयरली बाय सीइंग दैट आप इसको नहीं समझ सकते, और मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि पढ़ने का एक टाइम फिक्स कीजिए और उस टाइम पे ही वीडियोस देखिए, और या जिस भी सोर्स से आप पढ़ाई करते हैं तो एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। वीडियो आपके काम का हो और दूसरों को भी आप शेयर कीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू।